हेलो दोस्तों, कैलकुलस वन के अंदर सीरीज़ में खुशामदीद। इससे पहली वीडियो में हमने कैलकुलस की डेफिनेशन और उसकी दो ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक तमाम वीडियोस जो हैं वो वक्त के साथ पहुंच सकें। तो फंक्शन को शुरू करने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये असल में वेरिएबल की दो टाइप्स हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे। मिसाल के तौर पे अगर मैं डिपेंडेंट वेरिएबल को y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x कह दूं तो हम कहेंगे कि y जो है ये x के ऊपर डिपेंड करता है और x क्या होगा यहाँ पे? x जो होगा ये होगा इंडिपेंडेंट, यानी कि ये फ्री वेरिएबल होगा, इसकी वैल्यू फ्री होगी। यानी कि जो वैल्यू आप x की अपनी तरफ से लगाएंगे उसके ऊपर y की वैल्यू आएगी। मिसाल के तौर पे अगर हम लिखें y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x की जगह पे लगा दें 0, तो x की जगह पे 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी। यानी कि y इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि x की वैल्यू हमने 0 लगाई और उसके बदले में हमें y की वैल्यू 1 मिली। तो y यहाँ पर होगा डिपेंडेंट, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? x के ऊपर। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। चलिए अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, यानी कि फ़ंक्शन की डेफिनेशन की तरफ। तो फंक्शन को हम डिफ़ाइन करते हैं, लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। यानी कि हमारे पास दो सेट हैं, एक x है और दूसरा सेट है y, और ये दोनों नॉन एम्प्टी हैं। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस जो है फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, इसको हम कहते हैं कंडीशन फॉर फंक्शन। ये फंक्शन के लिए लास्ट में कंडीशन होती है कि दो सेट हों और दोनों नॉन एम्प्टी हों। सेट की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, तो आगे चलते हैं जी। फंक्शन f मैप्स टू f ऑफ x मैप्स टू y इज़ अ रूल ऑफ corresponding that assigns each value of x belongs to x to y belongs to y uniquely.
अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। पहली चीज़ हमने ये पढ़ ली थी कि ये जो पहला सेंटेंस है इसको हम कंडीशन कहते हैं। अब यहाँ से असल फंक्शन के बारे में शुरू हो रहा है। फंक्शन जो होगा, अच्छा फंक्शन के लिए और भी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, वो मुख्तलिफ़ ब्रांचेस के अंदर डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे फंक्शन के लिए लफ्ज़ मैपिंग भी यूज़ होता है, मैपिंग, और इसके लिए एक लफ्ज़ इधर लिखता हूँ मैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मैपिंग का लफ्ज़ हम प्योर मैथमेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा कहते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन का लफ्ज़ जो है ये हम लीनियर अलजबरा के अंदर स्पेसेस को जब हम स्टडी करते हैं तो हम ट्रांसफॉर्म, तो उनके अंदर भी जब हम डेफिनेशन करते हैं तो वो यही डेफिनेशन होती है। अच्छा, फंक्शन एफ सच दैट एक्स मैप्स टू वाई, यानी कि ये जो एक्स का सेट होगा ये वाई को मैप करेगा। कब करेगा? इज़ अ रूल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग दैट असाइंस, यानी कि ये जो एफ होगा हमारे पास, ये एक ऐसा रूल होगा जो वैल्यूज़ को असाइन करेगा। किसकी वैल्यूज़ को? एक्स की वैल्यूज़ असाइन करेगा वाई को, क्योंकि एक्स हमने ऊपर कहा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई जो होगा ये डिपेंडेंट होगा। यानी कि ये जो सेट होंगे ना, इसके अंदर एक्स के एलिमेंट्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, वाई के जो एलिमेंट्स होंगे ये डिपेंडेंट होंगे। ईच वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सेट एक्स, ठीक है। यहाँ पर जो स्मॉल एक्स है ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स ऑफ एक्स को, और ये जो स्मॉल वाई है ये रिप्रेजेंट करता है सेट वाई के एलिमेंट्स को। यूनिकली का मतलब ये है कि एक्स की एक वैल्यू वाई की एक वैल्यू को असाइन की जाएगी। तो इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। अच्छा, फंक्शन को जब हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर एक्स y जो होगा ये कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो x होगा ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो f है इसको हम कहेंगे ये रूल है, ये ही फंक्शन है जो x की वैल्यूज़ को y की वैल्यूज़ की तरफ असाइन करेगा। अच्छा, इसको हम आसान तरीक़ों से भी समझ सकते हैं। कैसे? फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पर एक मशीन है, इस मशीन को हम कहते हैं कि ये है हमारे पास f। अगर हम इस मशीन को कोई इनपुट देंगे तो ये मशीन वर्क करके उसी वक्त हमें आउटपुट देगी। यानी कि जब तक हम इनपुट नहीं देंगे मशीन वर्क नहीं करेगी, तो हमें आउटपुट भी नहीं मिलेगी। अब ये जो इनपुट का लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये असल में है हमारे पास x, और ये जो आउटपुट का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ये है हमारे पास असल में y। अच्छा, इसको हम मज़ीद थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। ये जो x था जिसको हमने कहा था कि ये बिलोंग्स कर रहा है x से, इसको हम कहेंगे कि ये फंक्शन की डोमेन है, फंक्शन की डोमेन। और ये जो y जिसको हमने कहा था कि y जो है ये बिलोंग्स कर रहा है y से, इसको हम कहेंगे रेंज ऑफ दी फंक्शन। तो यहाँ पर डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। तो ये हम आगे मज़ीद इसको लेके चलेंगे। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर नेचुरल डोमेन और कोडोमेन, रेंजेस वगैरह जब हम फाइंड करेंगे तो मज़ीद हम इसको डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनेशंस को।
दूसरे लफ्ज़ों के अंदर जो हमारे पास सेट एक्स होगा, ये बात याद रखें कि जो भी सेट एक्स होगा वो हमारे पास डोमेन कहलाएगा, डोमेन सेट कहलाएगा। लेकिन y को हम रेंज नहीं कहेंगे, y को रेंज नहीं कहेंगे। इसकी तफसील हम आगे दूसरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो हमारे पास सेट होगा जिसको हम डोमेन सेट कह रहे हैं, इसको हम नेचुरल डोमेन भी कहेंगे। ठीक है, तो वीडियो जो है ये ज़्यादा लंबी होगी या फंक्शन के बारे में, तो इसके ऊपर हम एक और वीडियो करेंगे। इससे अगली वीडियो जो होगी वो भी फंक्शन के बारे में होगी कि फ़ंक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके कौन से हैं, और डोमेन और रेंज के मज़ीद कॉन्सेप्ट को हम आगे लेकर चलेंगे। शुक्रिया।